Article 36 today, Directive Principles of State Policy. So शुरू करते हैं. Article 36 of Indian Constitution अगर हम बात करें, so basically इसमें हमें वो एक लाइन याद रखनी है कि वो अमिताभ बच्चन वाली नहीं थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक है. सो ये सरकार के लिए, बेचारों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि कोशिश करना है कि ये सब कुछ आप कर सको. ठीक है. नहीं कर पाए तो भी कुछ और तरीके हैं जिससे इंश्योर किया जा सकता है, बट दिस इज मियरली अ कोशिश. राइट. सो आर्टिकल 36 to 51, that is part 4 of our constitution. ठीक है. आर्टिकल 36 to 51 फंडामेंटल राइट्स वी हैव ऑलरेडी डन. अब हम आ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. राइट. सो इसमें जो डेफिनेशन है स्टेट की, राइट, अभी मैंने कहा सरकार ने करनी है कोशिश. सरकार कौन, हु इज दी सरकार? वो सरकार कहाँ मेंशन किया गया है? दैट इज इन आर्टिकल 36. जो पहला आर्टिकल है ये सारे ग्रुप में, आर्टिकल 36 आपने पहली बार खोलिए पढ़ना नहीं, पढ़ दो. वो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है. पढ़ो, चलो खोलिए तो पढ़ना है, बेकदरी नहीं करनी प्यारा. हाँ जी. आर्टिकल 36 डेफिनेशन. In this part, unless the context otherwise required, the state has the same meaning as in part 3. ठीक है. कितनी इजी डेफिनेशन है. सो ये बेसिकली कह रहे हैं जो हमने पार्ट 3 में की थी डेफिनेशन स्टेट की, सिमिलर सेम डेफिनेशन है आपकी पार्ट 4 में. सो जो उसमें स्टेट थी वही यहाँ पे स्टेट रहेगी. ठीक है. वहाँ पे हम कह रहे थे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको स्टेट क्या करेगी? प्रोटेक्ट. यहाँ पे ये सरकार के लिए क्या है? डायरेक्शंस. राइट. सो यहाँ पे बेसिकली स्टेट कौन सी है? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले किस फॉर्म ऑफ स्टेट की बात हो रही है, सो द फॉर्म ऑफ स्टेट इज वेलफेयर स्टेट. सरकार क्या चाहती है? हमारा भला. ठीक है. सो दैट इज अ वेलफेयर स्टेट. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होती है स्टेट. ठीक है. दिस इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन. किसकी? सरकार की. किसके प्रति? सिटीजन्स के प्रति. जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे उसमें हमने कई जगह कहा था सरकार ने ये नहीं होने देना, ये नहीं होने देना. दैट इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशन. जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं ये कंप्लीटली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ आवर सरकार. ठीक है. फिर इसको हमने कहाँ से बोरो किया है? डीपीएसपी को फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने भी बोरो किया था. कहाँ से? स्पेन से. अकेले हम ही नहीं चेपा मारते. ठीक है. बहुत कंट्रीज हैं. So basically DPSP has been borrowed from Irish Constitution which has been borrowed from the Constitution of Spain. ठीक है. सो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस के लिए B.R. अम्बेडकर ने जो भी चीज़ किसी फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल या किसी भी चीज़ के लिए बोली होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है. सो यहाँ B.R. अम्बेडकर ने, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसको कहा है नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. B.R. अम्बेडकर ने इसको बोला है नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. अब आते हैं, अगर इसकी इंट्रोडक्शन देखें तो हमारा जो प्रियम्बल है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें हमने 3 तरह के गोल्स पढ़े थे बेसिकली. अगर आप याद करो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है. प्रियम्बल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें हमने 3 तरह के गोल्स पढ़े थे. राइट. फर्स्ट वाज सोशल, देन वाज इकोनॉमिक, देन वाज पॉलिटिकल. अब इन सबको अचीव करने के लिए हम कहते हैं ना ये टारगेट है, टारगेट अचीव करने का तरीका भी तो ढूंढना पड़ता है. ठीक है. कहते हैं जुडिशरी क्लियर करना ये टारगेट है, उसके लिए कोई आपका वे ऑफ अचीवमेंट भी होगा. राइट. इतने घंटे पढ़ना है, सोशलाइज नहीं करना, सो कॉल्ड नॉर्म्स ऑफ जुडिशरी एस्पिरेंट्स. राइट. सो बेसिकली इसको अचीव किया गया है थ्रू फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी. ठीक है. अगर मैं कह दूं अकेले फंडामेंटल राइट से
प्रियम्बल के सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डीपीएसपी से सारा कुछ अचीव हो जाएगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। सो बोथ ऑफ देम हैव टू गो हैंड इन हैंड। सो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन दो ये नॉन जस्टिशिएबल है, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले फर्क देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोनों हम कर रहे हैं, तो पहले आपने फंडामेंटल राइट्स कर लिए, इजी सा इसका डिफरेंस है, लिख सकते हो, छोटे होते जैसे लिखते थे ऐसे करके। ठीक है, बट इन केस यू सिट फॉर एनी एग्जाम लाइक दिल्ली, तो प्लीज ये लाइन वाला मेथड मत करना। ठीक है, अगर आप सपोजिटली बैठ रहे हो, यू शुड ऑलवेज एक्सप्लेन मेकिंग पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स। ठीक है, ये सिंपल देसी तरीके से अब थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है हमारी। सो फंडामेंटल राइट जो है हमारे, जो हम पढ़ चुके, वो क्या करते हैं? वो इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। अभी मैंने कहा ना 3 तरीके के गोल्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल को कौन इंश्योर करता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसको करेंगे? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। दोनों जरूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल जस्टिस, डीपीएसपी इंश्योर कर रहे हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि ये क्या है? जस्टिशिएबल। ठीक है, जस्टिशिएबल का मतलब मेरे को नहीं मिल रही राइट टू एजुकेशन, मुझे कोई नई इक्वालिटी मिल रही, मैं कहाँ जा सकती हूँ? कोर्ट जा सकती हूँ। रिट फाइल में जो हमने सारा देखा था, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226, पीआईएल, कंप्लेंट मैकेनिज्म, जितना भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? नॉन जस्टिशिएबल। इफ एट ऑल यू प्लान टू सिट फॉर दिल्ली, ये पॉइंट है जिसको आपने ध्यान से पढ़ के लेना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हम कहते हैं नॉन जस्टिशिएबल, तो कोई तरीका नहीं, सरकार आपके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं बना रही, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। अगर हम कह रहे हैं इतने सारे हमने प्रिंसिपल्स बना दिए, बट दे आर नॉन जस्टिशिएबल, हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू दोस वेज। उससे पहले डिफरेंस कंप्लीट करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे कुछ बेसिक इनएलिनेबल राइट्स हैं। आई रिपीट, बेसिक, कहते हैं ना मानसिक अधिकार है हमारे, बेसिक अधिकार है, दैट मीन्स इनएलिनेबल, INALIENABLE, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, आपको कोई भी फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं किया जा सकता, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? गाइडलाइंस। ठीक है, कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी की लिस्ट पे लिखी है जी ये तो मेरा हक है। ठीक है, ये आपका हक नहीं है, दीज आर मियर गाइडलाइंस जो सरकार के लिए बनाई गई। ठीक है, अब सरकार इनको यूज कब करती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार इनको यूज करती है वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। ठीक है, इंडिया में कोई कानून बनाना है, जीएसटी आया था ना, कोई भी कानून बनाना है, आपको अपनी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। बेसिक चीजें देख के टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल ही आपको कोई ना कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, मनरेगा आया था, कितनी सारी स्कीम्स आई हैं हमारे पास, जो भी बनती हैं दे हैव टू बी इन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ये आप सबको ही पता है, फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किए गए हैं? यूएस से। ये कहाँ से बोरो किया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, नाउ इफ यू सिट फॉर दिल्ली, तो आपने इसको थोड़ा सा बेटर वे में ना सुंदर सा बना के प्रेजेंट करना, ऐसे नहीं चपेट लगा देंगे। राइट, दिस इज अ क्विक वे ऑफ डूइंग इट इन द क्लासेस, बट व्हेन यू सिट फॉर एग्जाम्स इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आर्टिकल 37। 36 हमने पढ़ लिया। ठीक है, 36 क्या कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन सेम रहेगी जो पिछले में। अब आते हैं 37 पे। 37 का पहला पॉइंट कहता है कि दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, बाय एनी कोर्ट। राइट, 37 क्लियरली कहता है दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बट ये क्या है? फंडामेंटल
किस चीज के लिए फंडामेंटल? इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, राइट। 37 का फर्स्ट पार्ट कहता है दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, राइट। सेकेंड पार्ट कहता है बट स्टिल दे रिमेन फंडामेंटल, किस चीज के लिए? गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, राइट। लास्ट पार्ट इसका कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राइट। ये ड्यूटी है स्टेट की, क्या करना है? टू अप्लाई देम, कब? वाइल मेकिंग लॉस। सो ये पहला पॉइंट एनफोर्सिएबल नहीं है, बट उनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया इन द सेकेंड पार्ट। दे से दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द ड्यूटी, एंड सरकार की ये ड्यूटी है कि जब भी उसने कोई लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, उसने पहले इसको रेफर करना है, ठीक है। अब आते हैं नॉन जस्टिशिएबल वाले पॉइंट। क्या कोई तरीका है जिससे ये इम्प्लीमेंट कराया जा सके, राइट? लेट्स कम टू दैट टॉपिक। सो नॉन जस्टिशिएबल का आंसर है यस, there are ways through which we can get it implement। 3 तरीके हैं, ठीक है। This is the point missing in the books। ये जो अभी पेज लिखा है, बाकी मटेरियल आपको मिलेगा in most of the books, but this is the page which is missing। So basically 3 तरीके हैं। पहला तरीका है interpretation। First way out is interpretation। Second way out is making a law, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अमेंडमेंट्स। इसको ध्यान से समझेंगे, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इफ यू प्लान टू सिट फॉर एनी अदर स्टेट अदर देन पंजाब, हरियाणा के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये नहीं कि चैप्टर बंद हो गया, सरकार कुछ भी मनमानी करे। 3 तरीके से हमने सिंस 1950 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, ठीक है। 1950 से हम काम पहुंच चुके हैं 2024। सो 1950 से 2024 में हमने 3 तरीके बनाए जिससे हमने इनको लागू करना है, ठीक है। फर्स्ट वे क्या था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, राइट, जिसको हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए पावर दी हुई है, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जब वो इंटरप्रेट करती है, राइट, किस चीज को इंटरप्रेट कर रही है? लेट्स से डीपीएसपी, कोई केस किया जिसमें कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की डिस्कशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है वो उसको एलिवेट कर देती है, ठीक है। एलिवेट मींस अपलिफ्ट टू द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गया फ्री लीगल एड का मुद्दा, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, ठीक है, पर वो क्या बन गया? एक फंडामेंटल राइट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये जरूरी है, ये इंश्योर करना पड़ेगा, सो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए किसी भी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट बना। अब यहाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, अगर दिल्ली, तो आपको 2 एग्जाम्पल्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन गिव द केस ऑफ हुसैरा खातून, ये केस तो हम पढ़ थक चुके हैं, ठीक है। हुसैरा खातून का केस लिख सकते हो, दैट इज 1979 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें फ्री लीगल एड, जो कि एक डीपीएसपी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसको ऑल्सो हैज बीन मेड राइट टू फ्री लीगल एड, दैट मीन्स अ फंडामेंटल राइट। अब इसका मतलब ये नहीं इसको यहाँ से हटा दिया गया डीपीएसपी से, इट रिमेन्स देयर, ठीक है। सरकार के लिए वो हमेशा ही गाइडलाइन रहेगी, बट वो आपका एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, ठीक है। सिमिलरली एमसी मेहता का केस लिख सकते हो आप, एमसी मेहता वर्सेस कमालनाथ, ये एनवायरनमेंट के केसेस हैं। एमसी मेहता सुनते सार समझ जाया करो एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली दिस इज AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने डीपीएसपी पढ़े होंगे, आई एम श्योर आप पेपर की तैयारी करते हो, तो उसमें एक डीपीएसपी पढ़ा होगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एक डीपीएसपी आता है ना हमारे पास, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट।
अब इसको एलिवेट करके हमने क्या बना दिया है, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ये डीपीएसपी था, ये फंडामेंटल राइट है, दोनों ही है हमारे पास। ठीक है, डीपीएसपी के जब हम चैप्टर पढ़ते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हम बड़ा ऊपर से पढ़ते हैं, इसको बड़ा इजीली लेते हैं, पर आप अगर इसकी डेप्थ में इंटरप्रिटेशन करो ना, सो इट हैज बीन ब्यूटीफुली डन बाय आवर कोर्स, राइट। सरकार को गालियां निकालने की, बट कोर्ट्स ने अच्छा काम किया, सो वी नीड टू अप्रिशिएट, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन भी इशू कर दी कि सरकार ये करेगी, बट आपका राइट नहीं बन गया। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप चैलेंज कर सकते हो, आप रिट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रोसीजर, दैट इज बाय मेकिंग ऑफ लॉज। ये तो था पहला तरीका कि हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दैट मेनी लॉज हैव बीन इनएक्टेड। ठीक है, किस चीज के लिए, टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी, राइट। पहला तो था केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर का रोल। ठीक है, सरकार को भी प्रेज करना है हमने। सो यहाँ पे सरकार कोई भी लॉ बना सकती है जो कि इम्प्लीमेंट करा सकती है किसी भी डीपीएसपी को। एग्जाम्पल है हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, अभी हमने लीगल एड के बारे में पढ़ा है, दैट इज आर्टिकल 39A, राइट। उसके लिए हमारे पास लॉ भी है। कौन सा लॉ है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, राइट। इक्वल पे के लिए भी है, इन्वायरमेंट के लिए भी है, एंडलेस लॉज हैं, आप 4-5 एग्जांपल्स लिख सकते हो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का भी है ना अपना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और एक एग्जांपल दो कोई, राइट, यस, एंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। सो इसमें आप लिस्ट पढ़ा सकते हो अगर आप पेपर में बैठते हो, राइट। सो हमारे पास बहुत सारे लॉज आ गए हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही चीज, तो अगर कानून में लिखी गई है, अगर ये लॉ है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कहता है आपने लीगल एड देनी, डीपीएसपी में सरकार ने नहीं दी, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, यहाँ नहीं दी तो देयर आर प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इनडायरेक्टली, ये बेसिकली डंडा है, ये डंडा रखा जाता है सरकार के सिर पे और आपके सिर पे। सो दीज लॉज आर अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, राइट। तीसरा तरीका है अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स की अगर बात करो, एग्जांपल ले लो किसी भी अमेंडमेंट की, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, किस चीज के बारे में बात करती है, यस, म्युनिसिपल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। म्युनिसिपल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती है, जो कि हमारा डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी में हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, राइट। इसमें तो सलाह दी जा रही है सिर्फ सरकार को। अब यहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बना दिए, प्रॉपर मैकेनिज्म बना दिया, सो यू नीड टू फॉलो इट, right? So these are the 3 ways by which these things have been implemented in our country. अगर 1950 से लेके 2024 तक की बात करें, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आपस में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर्स, दैट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं, राइट। वी नीड टू डू सम स्मार्ट वर्क कि हमें इंपॉर्टेंट वाले फिल्टर आउट करने हैं। जब स्मार्ट वर्क करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, केशवानंदा, ठीक है। केशवानंदा देखो, इतना बिग बेंच, इतनी देर चला, उसमें कुछ ना कुछ तो निकलता ही आया है, सो उसको तो जरूर याद रखा करो। सो इन द केस ऑफ केशवानंदा हमने एक स्टेटमेंट दी है, हमने क्या, जजेस ने, दैट फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है, रिश्ते की बात कर रहे हैं दोनों की, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दे constitute the conscience of the
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आत्मा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, सोल है, इसी पे सारा कुछ डिपेंडेंट है, राइट? सो दे सेड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन और बोली उन्होंने, दैट देयर इज नो एंटीथीसिस, देयर इज नो एंटीथीसिस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट वन सप्लीमेंट्स द अदर, राइट? केशवानंदा के केस में बेसिकली उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो दैट मीन्स इनमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई एंटीथीसिस नहीं है, इनफैक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? सप्लीमेंट, राइट? सेकंड केस हमारे पास आया था अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने वही पॉइंट बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हैं हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट? फंडामेंटल राइट तो हो गए अपने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। डीपीएसपी हमारे हो गए सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन करके बोला फंडामेंटल राइट्स तो अपने हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, डीपीएसपी अपने हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, आपको लिखनी पड़ेगी, merely because DPSP are non-justiciable, it does not mean that they are of subordinate importance, ठीक है? तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि फंडामेंटल राइट्स का ये रोल है, डीपीएसपी का ये रोल है, इसको हम किसी से भी सबऑर्डिनेट नहीं समझेंगे कि अगर इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता तो शायद इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम नहीं, ठीक है? अब एक और केस था हमारे पास, मिनर्वा मिल्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑन दिस टॉपिक, राइट? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि इसमें 31C की बात की गई है इसलिए ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स में हमने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? मिनर्वा में 1980 कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बैलेंस of part 3 and part 4. Part 3 and part 4. Second point of the judgment is court struck down Article 31C. Court struck down आर्टिकल 31C। अब आपको 31C कहाँ से टपका, ठीक है? तो इसकी भी हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट, राइट? इसकी क्या हिस्ट्री है कि अपनी कंट्री में एक 25th अमेंडमेंट हुई, राइट? 25th अमेंडमेंट इन 1971, जिसने क्या किया था, जो इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी है उसको क्या कर दिया था, इंक्रीज। अभी तक तो हम कहते आ रहे थे ना, बराबर है, नो एंटीथीसिस, नथिंग, लड़ना नहीं भाई, सेम है, बट ये 25th अमेंडमेंट आई, इसने बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी को थोड़ा सा अपनी तरफ कर लिया, राइट? क्यों कर लिया? बिकॉज यहाँ पे ऐड किया गया था आर्टिकल 31C, राइट? 31C ऐड किया गया था। 31C क्या कहता था
कि कोई भी लॉ, राइट, कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट डीपीएसपी को करेगा, कौन से डीपीएसपी, दैट आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। सरकार कोई भी लॉ लेके आ रही है जो इन दोनों डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन, इट कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। आई रिपीट, सरकार कोई भी लॉ, हमने भी पीछे पढ़ा ना, सरकार कोई भी लॉ बना सकती है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर सरकार कोई लॉ बना रही है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डीपीएसपी को, ये दो डीपीएसपी को, ठीक है, 39B एंड C, इसमें अगर वो आर्टिकल 14 एंड 19 के अगेंस्ट भी कुछ है तब भी हमने उसको कुछ नहीं किया। सो उन्होंने डीपीएसपी को थोड़ा सा ऊपर पोजीशन पे रखा। फिर आई अपनी कंट्री में 42nd अमेंडमेंट 1976, ये तो सबसे बड़ी पंगे की जड़ है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई कलेश खड़ा ही किया। सो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 1976, इसने कहा भाई ठहर जो, सभी को लपेटे में ले लेते हैं। इसने स्कोप और वाइड कर दिया, किसका, डीपीएसपी का, राइट, इसने स्कोप को और वाइड कर दिया। इसने कहा वी हैव टू गिव प्रेसिडेंस टू ऑल डीपीएसपी ओवर आर्टिकल 14 एंड 19, राइट। इसने कहा आपने प्रेसिडेंस देनी है डीपीएसपी को 14 एंड 19 से ऊपर। दैट मीन्स कोई भी कानून बन रहा है हमारी कंट्री में जो कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बन रहा है, अगर वो 14 या 19 के खिलाफ है तो भी आपने डीपीएसपी के लॉ को ही फेवर करना, ठीक है। सो जो तराजू हमने बनाया था अभी तक ये वाला, वो डीपीएसपी ऊपर आ गया, राइट। फिर आया हमारे पास ये मिनर्वा मिल्स, इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। मिनर्वा मिल्स ने कहा सियापा ही खत्म, इसने स्ट्रक डाउन कर दी 31C, राइट। सो मिनर्वा मिल्स हैज स्ट्रक डाउन 31C। अब अपनी कंट्री में सिचुएशन कहाँ पहुंच गई दोबारा कि दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। इन मैनी नोट्स एंड इन मैनी पीपल हु माइट टीच यू, अभी भी इसी टॉपिक को इसी एंगल से समझाते हैं कि अभी भी डीपीएसपी ऊपर है, बट नहीं, राइट। इफ यू राइट सो इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको नंबर नहीं मिलेंगे बिकॉज बराबर है, राइट। सो यू विल से दिस वाज द सिचुएशन, बट मिनर्वा मिल्स ने इसको रिजॉल्व करवा दिया है। 31C हैज बीन स्ट्रक डाउन, सो द करंट सिचुएशन इज दे आर ऑल इक्वल, ठीक है। ये तो हो गया रिश्ता क्या कहलाता है। अब आते हैं कितने तरीके के हैं आपके डीपीएसपी, डीपीएसपी, यस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 3 कैटेगरीज। अब 2 मिनट ब्रेक लेनी है, ले लो, ये थोड़ा स्पीड वाला लेक्चर है बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड, सो वी नीड टू फिनिश आवर डीपीएसपी इन दिस। किसी का कुछ मिस हो गया प्लीज यू कैन टेक द नोट्स, राइट, इफ वी आर लिटिल क्विक दिस टाइम। तो अब आते हैं इसकी कैटेगरीज पे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट उठा के देखो, बुक्स उठा के देखो, सो बेसिकली किसी ने भी ये कैटेगरी नहीं बनाई थी, जो हमारे BR अम्बेडकर, राव, जितने भी थे, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हमने इनको डिवाइड करना है इनटू सम कैटेगरीज। बट जो अब हमारे थिंकर्स आए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीचर्स आए, उन्होंने बेसिकली 3 कैटेगरीज बना ली है इसमें। दीज आर फॉर योर सिलेबस, नॉट फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्टिक। सेकंड है गांधीयन, ठीक है। फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब बेयरट को साथ साथ में देखते जाएंगे, अगर आपके पास बेयरट है उसको साथ साथ में रीड करते जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अब हम काइंड्स पे आ गए हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं दे आर स्पेसिफिकली इफ यू आर अपेयरिंग इन एन एग्जाम जिसमें ये मेंस में आता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब आएंगे प्रीलिम्स वाले टॉपिक, राइट। प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक तो है सोशलिस्ट, दूसरी है गांधीयन, तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या समझ आ रहा है, सोशलिस्ट क्या होएगा,
यस, सोशलिस्ट में वो वाले आर्टिकल्स आते हैं जो वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है, ठीक है। सो सोशलिस्ट में वो वाले आर्टिकल्स आएंगे जो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आएंगे 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। आइए, मुझे तोते की तरह रट गया तो आपको भी रट जाएगा once you sit for your exams, ठीक है। हम लोग तो रोज़ पढ़ाते हैं इसलिए रट गया, पर थोड़ा औखा काम है पर हम करेंगे, राइट। कोशिश करने वाले की हार होती है, याद रखना है। सो दीज आर दी आर्टिकल्स दैट डील विद सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट। अब इनके कुछ पार्ट्स गांधीयन में भी आ सकते हैं, लिबरल में भी आ सकते हैं, ओवरलैपिंग भी है, ठीक है। अब गांधीयन कौन से हुए, नाम से ही पता लग रहा है, पहचानो। हाँ जी, हाँ, नॉट ट्रूथफुलनेस, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी, ठीक है। सो गांधीयन जो है ये विजन ऑफ गांधी जी, गांधी जी की क्या विजन थी और कब की बात हो रही होगी, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, ठीक है। जब हमारी नेशनल मूवमेंट चल रही थी ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे अपनी कंट्री को लेके, जैसे उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया था, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल्स को भी हमने इम्प्लीमेंट किया। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कौन से हैं, 40, 43, 47, 48, 43B एंड 46। अब आप नोटिस करो, 43 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 47 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बिकॉज ये लंबे लंबे पोर्शंस हैं, इसमें हाफ पार्ट इज डीलिंग विद सोशलिस्ट एंड हाफ इज डीलिंग विद गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये किसके बारे में बात करते होंगे, लिबरलिज्म के, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल टॉक अबाउट लिबरलिज्म। अभी लिबरलिज्म में क्या आएगा, चौड़े विचार, दूर का सोचना, ठीक है। दैट मीन्स जो अपनी कंट्री में एक ड्रीम लगता है मुझे, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा UCC, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और क्या हो गया, इंटरनेशनल रूल्स की रिस्पेक्ट करनी है। अब ये तो हम करते हैं भाई, इसको तो हम नहीं कह सकते, मोदी जी करते हैं, इंटरनेशनल रूल्स की हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट, राइट। और कौन सी एग्जांपल है, इन्वायरमेंट को लेके हम सेंसिटिव हो गए, राइट। सो इसमें कौन से आते हैं, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। अब जो बंदा ये कहीं भी याद करने औखे भी, फिर प्रीलिम्स में भी नहीं बैठना चाहिए। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रट्टा, ठीक है। कहाँ मौका मिलता है आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाने का, आपको ये सब कुछ रट्टे लगाना चाहिए, राइट। सो वी नीड टू लर्न इट। अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स एक एक कर, राइट। यहाँ से हम अपने प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 4 अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, 4 अमेंडमेंट्स। एक तो है 42nd, एक है 44th, एक है 86th, एक है 97th। ये 4 का रोल है इन सब में, ठीक है। 42nd दैट वाज ऑफ द ईयर 1976, 44 1978, 86 इज 2002, 97 इज 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाली जो अब डाइल्यूट हो चुकी है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन मेड। अब शुरू करते हैं एक एक करके। 36 हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 में हमने पढ़ा कि इनफोर्सिबल नहीं है बट इज्जत देनी है, ठीक है। इज्जत कैसे देनी है और कैसे इंप्लीमेंट कराना है वो हमने तरीके पढ़ लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक एक करके 38 से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट रीड करने का टाइम है तो साथ साथ करते दो। रीड 38। Not
only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different occasions. So basically 38 के दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कहता है कि हमने प्रमोट करनी है सोशल वेलफेयर, ठीक है, वन ऑफ दी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो कहती है कि सोशल वेलफेयर प्रमोट करनी है। कोई भी पॉलिसी बनाते हो, कोई भी स्कीम लेके आते हो, आटा दाल मनरेगा कोई भी स्कीम्स आती है वो सोशल वेलफेयर की आइडियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमने मिनिमाइज करनी है, क्या चीज मिनिमाइज करनी है, इनइक्वालिटी, राइट। सो वी हैव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, किस किस चीज की, इनकम की, इंडिया में बड़ा बड़ा ड्रीम है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट इज फैसिलिटीज। साथ साथ में खुद ही दिमाग लगाते जाना कितना होता है, राइट। सो बेसिकली हम प्रमोट करेंगे सोशल वेलफेयर और इनइक्वालिटीज को कम करना है ये वाले सारे लेवल्स पे, राइट। अब आते हैं 39 इज इम्पोर्टेंट, 39 एंड 39A मैं आपको बताती जाऊंगी कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो 39 का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हर बंदे को हमने क्या प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। हर इंसान को हमने प्रोवाइड करना है एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये सरकार की क्या होनी चाहिए, कोशिश, ठीक है। सो यहाँ पे एवरी बंदा कौन है, फॉर ऑल सिटीजन्स, हर सिटीजन को हम कोशिश करेंगे कि हम एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड। सेकेंड पॉइंट कहता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, राइट। सो देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसको हम इक्विटेबल प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। नेचुरल जस्टिस में भी पढ़ते हैं ना ये, इसको हम कहते हैं इक्विटेबल प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये है फॉर मेन एंड वुमेन, राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके लिए तो बॉलीवुड भी होता है, कितना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट इन दिस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ concentration of wealth and means of production। 39 का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हमें प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करनी चाहिए, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होने चाहिए जिनके पास पैसा रह जाए, सोर्सेज रह जाए, एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। रिसोर्सेज की भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। That is why we equally support the public sector also and the private sector also, right? अब आता है जिस जो बाद में ऐड किया गया, that is clause F, right? Clause F जितनी भी amendments होती है ज़्यादातर questions आपको उसी पे आते हैं। So next amendment हुई थी इसमें, that is added 39 का clause F। 39 का clause F कहता है there should be opportunities for healthy development, there should be opportunities for healthy development of children, ठीक है। चिल्ड्रन और वुमेन को लेके एंड पुअर को लेके तो चलेंगे तीन कैटेगरीज, कभी भी अमेंडमेंट्स आ सकती है, राइट। सो यहाँ पे चिल्ड्रन को लेके हमारी अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी बाय दी 42nd अमेंडमेंट, राइट। तो ये सबसे पहली अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में। हमने प्रोविजन ऐड की थी अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की कोशिश, राइट। नाउ लेट्स कम टू 39A, ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है, सबको पता है, दिस हैज बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। किस चीज की बात करता है, इक्वल जस्टिस and free legal aid, ठीक है। equal justice and
फ्री लीगल एड। इसको भी अब अगर नोटिस करो, हमने LSSA बना के इसको बेसिकली क्या करवा लिया है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कानून बना है अपने पास, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसके थ्रू हमने इस DPSP को इंश्योर कर लिया है अपनी कंट्री। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 40, जिस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा क्या आपको। क्यों? क्योंकि किस चीज के बारे में बात करता है, पंचायत सिस्टम। अपने से शहर नहीं समझ रहे। ठीक है, सो पंचायत सिस्टम इज गांधीयन आइडियोलॉजी, राइट, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि सेल्फ गवर्नेंस एंड ये सारी चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए, राइट। सो पंचायत सिस्टम बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन था गांधी जी के सिस्टम के टाइम पे, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सो पंचायत सिस्टम टॉक्स अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट। वो कहता है कि जो हमारी पंचायत हो गई एंड जो ग्रास रूट लेवल चीजें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ठीक है, सो सरकार को इक्वल कोशिश करनी है कि हम विलेज पंचायत को भी ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रॉन्ग करें, उनको प्रॉपर अथॉरिटी दें, प्रॉपर इलेक्शंस हो, राइट। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 41। ये सारे बड़े इजी हैं, कुछ ही हैं जिनमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं, राइट। 41 बात करता है कि जो आपकी स्टेट है, 41 पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आपकी सरकार है, कौन सी सरकार, जो 36 में दी गई है। ठीक है, इट शैल क्या करेगी, वो यहाँ पे लिख दिया, विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। सरकारों ने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, उन्होंने सरकार के लिए प्रोविजन बनाई। उन्होंने कहा जो सरकार है वो विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट क्या करेगी, सिक्योर करेगी अपने सिटीजन के लिए क्या, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट, एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ये 3 राइट्स दिए गए हैं। सरकार ने इंश्योर करने हैं राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मिले। पब्लिक असिस्टेंस में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, उन्होंने कुछ कैटेगरीज भी बनाई है। अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड उसी को हेल्प की जरूरत होगी, राइट। देन इज ओल्ड एज, ये जो हमारे पेंशन को लेके लॉज आते हैं, सीनियर सिटीजन लॉ है हमारा, ठीक है, ये सारे इसी असिस्टेंस के लिए बने हैं। नेक्स्ट इज योर सिकनेस, disabled and undeserved, I repeat, unemployment, old age, sickness, disablement and undeserved want। ठीक है, undeserved want, that means आप किसी भी चीज के विक्टिम हो तो किसी भी केस में आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस। ठीक है, दिस इज 41। आई रिपीट, 36 में हमने क्या पढ़ा, स्टेट क्या होती है। 37 में हमने कहा ये लागू नहीं करवाए जा सकते, पर ये नॉन जस्टिशिएबल नहीं है, बट देयर कैन बी सम वे जिससे हम इसकी फंडामेंटल कैरेक्टर को जिंदा रख सकें, राइट। देन वी केम टू 38। 38 क्या कहता है, हमने प्रमोट करनी है सोशल वेलफेयर। 39 क्या कहता है, इक्वालिटी, ठीक है, लाइवलीहुड सबको बराबर होना चाहिए। 39 ये क्या कहता है, लीगल एड देनी है। 40 क्या कहता है, पंचायत को स्ट्रॉन्ग रखना है। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क देना है, राइट टू एजुकेशन देना है, राइट टू असिस्टेंस देना है। अब आते हैं 42, दैट इज अंडर 42 2 राइट्स दिए गए हैं। अब ये वर्कर्स को लेके है, वर्कर्स में अब भी आते हैं, राइट। दैट इज जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। अगर कोई भी बंदा चाहे दिहाड़ी कर रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, कोई किसी का एम्प्लॉय है, उसको सम बेसिक जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क सरकार ने इंश्योर करा है। ठीक है, लेट्स से वॉशरूम फैसिलिटीज ना हो कहीं पे, या कुछ बेसिक फैसिलिटीज ना हो, तो क्या आप कुछ अगर काम करो, या लेट्स से सपोज ये जो पेड लीव का कॉन्सेप्ट होता है, ये निकाल दो आप नौकरी से, आते लोग तो रोने लग जाएंगे। ये जो आती है ना, ये सरकारी छुट्टियां, ये गैजेटेड है, ये पेड लीव्स हैं, ये आप ले सकते हो। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन गिवन एज जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है दैट इज मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, you get it for few months to take care of the baby, you get maternity relief।
राइट। अगर आपको नहीं दी जाती तब भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो, बिकॉज मैटरनिटी रिलीफ के लिए हमारे पास लॉ है। सो देयर आर सर्टन थिंग्स जिसके लिए सरकार ने इंश्योर ही कर दिया। सर्टन क्या, आई वुड से 90% ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज 43, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अगर आप दिल्ली में बैठते हो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मिनिमम वेज और लिविंग वेज में क्या फर्क है, ठीक है। बात करते हैं 43 की, जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ स्टेट को बोला गया है दैट स्टेट सिक्योर करेगी, ठीक है, कोशिश करेगी कि वो सिक्योर करे किसको, ऑल वर्कर्स। द वर्ड यूज्ड इज ऑल। ऑल में 3 कैटेगरीज बनाई गई है, या तो वो एग्रीकल्चर वाला होगा वर्कर, ठीक है, या वो इंडस्ट्री वाला होगा इंडस्ट्रियल, या वो अदर होगा, राइट। स्टेट ने इंश्योर करना है कि सारे वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल या अदर, उनको क्या मिलेगी, लिविंग वेज, ठीक है, उनको लिविंग वेज मिलेगी, उनको एक सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ठीक है, लिविंग वेज मिलेगी, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। ये सारा कुछ किसने इंश्योर करना है, सरकार। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज में फर्क क्या है फर्क, बताओ। ऑनलाइन को बताना चाहता हूँ, बाकी के कल करेंगे, यही तक कर रहे हैं आज। ऑनलाइन एनीवन हु वांट्स टू गिव द आंसर, ऑल आर देयर। हाँ जी अर्पण बताओ, मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज में क्या फर्क होता है। जेसिका, एनीवन हु वांट्स टू आंसर। चलो छोड़ो, इतना दिमाग पे बोझ नहीं पाना, पेपर पे डालेंगे कुछ। लेट्स कम टू मिनिमम। लिखना चाहते हो तो लिख लो। मिनिमम वेज बेसिकली आपका एक फंडामेंटल राइट और एक लीगल राइट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये मनरेगा है तो इसमें इतने रुपए दिहाड़ी ये फिक्स मिलेगा, ठीक है। दैट बेसिकली फोकसेस ऑन रोटी, कपड़ा एंड मकान, राइट, बेसिक नीड्स, उसको हम कहते हैं मिनिमम वेज, ठीक है। जब हम लिविंग वेज की बात करते हैं जो कि आपको डीपीएसपी में दी गई है, राइट, मिनिमम वेज तो आपको बड़े लॉज हैं जिसमें ये प्रोटेक्ट कर ली गई है, बट जो लिविंग वेज है ये कौन सी चीज के अंडर आती है, डीपीएसपी। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान प्लस एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। सो सरकार ने आपको रोटी, कपड़ा, मकान, मिनिमम वेज देनी है, ये आपका हक है, ठीक है। सरकार ने कोशिश करनी है कि आपको क्या प्रोवाइड हो, एजुकेशन, हेल्थ, गुड फैसिलिटीज, ये सारी सरकार की सिर्फ कोशिश है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज। अब एक क्वेश्चन लास्ट वाला कर लेते हैं। एक बार ये आपको आया था 50 पे कि कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है, कौन सा है, हाँ जी, Which article talks about separation of powers from DPSP? Yes. So जो आर्टिकल 50 है, इस पे एक बार क्वेश्चन आया है, ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। ये कल करेंगे, एक बार ब्रीफ में बता रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। सो दिस टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट। एक बड़ा ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकल गया है। बेसिकली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 50, ठीक है, जो कि डीपीएसपी में है। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अपनी कंट्री का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स अपनी कंट्री का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। सो क्योंकि ये डीपीएसपी में भी आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, कल को सरकार कोई पॉलिसी बनाने लगे, क्या आर्टिकल 50 को हटा सकती है? द आंसर इज नो। कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जिसको सरकार नहीं हटा सकती? द आंसर इज 50। रीजन बिहाइंड इज बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी सरकार आ जाए नहीं चेंज कर सकती।
ठीक है, वी आर लेफ्ट विद 3-4 आर्टिकल्स दैट विल डू टुमारो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट.